बात है 24 जुलाई की। कमलेश पटेल संजीव नगर थाने में जाता है और अपने गुमशुदा भाई के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाता है और वो पुलिस को बताता है कि उसका भाई हरदल पटेल, जो कि तांत्रिक का काम करता है, वो 20 जुलाई को नेपाल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके परिवार वालों का अब उसके साथ कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा। उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो कहता है कि हमने नेपाल में भी अपने सोर्स से पता करवाने की कोशिश की तो पता चला कि वो नेपाल भी नहीं पहुंचा। मामला एक आदमी के गायब होने का था। पुलिस वाले कमलेश को पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? क्या तुम्हें लगता है कोई पर्टिकुलर आदमी तुम्हारे भाई से जो रंजिश रखता हो? क्या तुम किसी ऐसे आदमी पर शक जाहिर कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे भाई के गायब होने के पीछे जिम्मेदार है? तो हमें बताओ, हम सीधा उससे पूछताछ करेंगे। तो कमलेश पुलिस को बताता है कि साहब, मेरा छोटा भाई हल्दर साईं कॉलोनी में रहने वाले विश्वकर्मा परिवार के साथ नेपाल के लिए रवाना हुआ था, लेकिन ना तो वो वहाँ पर पहुँचा और ना ही अब उसका हमारे साथ कोई संपर्क हो पा रहा है। हम उसका फ़ोन मिलाकर हार गए। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरे भाई के गायब होने के पीछे भी विश्वकर्मा परिवार का ही हाथ है। अब पुलिस वालों को छोटा सा क्लू मिल चुका था। पुलिस वाले विश्वकर्मा परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल सर्वेलाइंस पर लगा देते हैं। विश्वकर्मा परिवार के घर के पास जाकर पुलिस वाले सारे इलाके की छानबीन करते हैं। आसपास के घरों में लगे हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, उनकी फुटेज को खंगाला जाता है और शक के आधार पर विश्वकर्मा परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या सच में विश्वकर्मा परिवार ने हल्दर पटेल को गायब किया था या उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी? अगर ऐसा था तो दोनों परिवारों के बीच रंजिश की क्या वजह थी? ये सब जानने के लिए आप मेरी कहानी एंड तक सुनिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तांत्रिक की लाश बरामद नहीं हुई थी। जबलपुर के साईं नगर में रहने वाला राजा विश्वकर्मा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। काफ़ी देर से उसकी पत्नी, जिसका नाम सुमन होता है, वो बीमार चल रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कई डॉक्टरों के पास विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी को दिखाया था, लेकिन उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। उसकी सेहत में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा था। सुमन को लगने लगता है कि ज़रूर उसके ऊपर किसी ने कोई जादू टूना कर दिया है, जिसके कारण उसकी सेहत ठीक नहीं हो पा रही। अगर शरीर में कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर उसका इलाज कर देते हैं, लेकिन बीमारी उसके मन में थी। उसके मन में ये वहम हो गया था कि उसको किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जादू टूना कर दिया है, जिसके कारण उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। सुमन अब जब भी अपने रिश्तेदारों से मिलती, उनके साथ बातचीत में वो यही कहा करती कि मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जादू टूना कर दिया है, इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब जब सारे रिश्तेदारों के साथ एक ही बात होती तो कई रिश्तेदार भी ऐसे होते जो कि उसकी बात से सहमत हो जाते। तो एक दिन एक रिश्तेदार ने सुमन को बताया कि मेरी जान पहचान में एक आदमी है जिसका नाम है हल्दर पटेल। लोग उसको तांत्रिक कहते हैं। वो काफ़ी लोगों का इलाज कर चुका है। वह तुम्हें भी ठीक कर सकता है। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। अब सुमन को लगने लगता है कि डॉक्टरों से तो मेरी बीमारी का इलाज हुआ ही नहीं था, तो चलो एक बार मैं उस तांत्रिक को भी दिखाकर देख लेती हूँ। अगर मुझ पर किसी ने कोई जादू टूना कुछ किया होगा तो वो तांत्रिक इस चीज़ को ठीक कर देगा। लेकिन सुमन को डर था कि अगर मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो वो मुझे उस तांत्रिक के पास कभी भी नहीं जाने देंगे। इसलिए सुमन अपने घर वालों को नहीं बताती और तकरीबन 1.5 महीना पहले तांत्रिक के घर पहुंच जाती है। वो तांत्रिक को अपनी बीमारी के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने शहर के किसी भी डॉक्टर को नहीं छोड़ा। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जिससे मैंने अपना इलाज ना करवाया हो, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तांत्रिक उसको कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। तुम्हें प्रेत बाधा है। तुम्हारे पीछे किसी ने प्रेत आत्मा लगा दी है और उसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे से पहले कई बड़े बड़े लोगों का इलाज किया है, इसलिए तुम अब बेफिक्र हो जाओ। बस जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करती रहो। तुम्हें झाड़ फूंक करवानी होगी,
लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें होंगी। अब सुमन जो है वो बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसने तांत्रिक के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। तो वो तांत्रिक को बोलती है कि ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक हलधर पटेल सुमन को कहता है, तो ठीक है, आज से ही मैं तुम्हारा इलाज शुरू कर देता हूँ। तुम्हारा इलाज मैं करूँगा। जब मैं तांत्रिक क्रिया करूँगा उस समय हमारे दोनों के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। तुम जब भी मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने आओ तो अकेली ही आना। घर के किसी भी सदस्य को साथ लेकर मत आना, वरना तुम्हें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। ये तांत्रिक क्रियाएं होती ही ऐसी है जो कि अकेले में की जाती हैं। सुमन इसके लिए भी तैयार हो जाती है। सुमन अपना इलाज करवाने के लिए अपने घर वालों को बताए बिना ही तांत्रिक के घर आने जाने लगती है। तांत्रिक उससे पैसे भी लेता है और उसका इलाज भी शुरू कर देता है। पहले तो तांत्रिक सुमन को अपने सामने बिठाकर तंत्र मंत्र पढ़ता रहता, फिर धीरे धीरे वो उसके पास आने लगता है और फिर उसके शरीर को उसने टटोलना शुरू कर दिया। कभी वह उसके वक्ष पर हाथ लगाता तो कभी उसके प्राइवेट पार्ट को छूता। सुमन को कुछ अजीब लगने लगता है। पहले तो वो सोचती है कि शायद ये उसकी तंत्र क्रिया का कोई हिस्सा होगा, लेकिन फिर एक दिन तांत्रिक ने सुमन को लेटने के लिए कहा और जैसे ही वो लेटती है तांत्रिक उसको बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। सुमन अपनी आंखें बंद कर लेती है और तांत्रिक उसके ऊपर लेट जाता है। सुमन ये सब देखकर घबरा जाती है और तांत्रिक को पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो तांत्रिक कहता है कि ये भी तंत्र विद्या का हिस्सा है। वो सुमन के कपड़े खोलने शुरू कर देता है। अब सुमन को लगने लगता है कि तांत्रिक के मन में खोट है। वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुमन ने तांत्रिक के घर आना जाना जो है वो बंद कर दिया था। फिर एक दिन तांत्रिक सुमन को फ़ोन करता है और पूजा पूरी करने के लिए कहता है। सुमन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। तांत्रिक उसको काफ़ी डराता है और कहता है कि अगर तुमने पूजा बीच में ही छोड़ दी तो तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। सुमन जो है वो तांत्रिक के इरादे समझ चुकी थी। वो उसके पास नहीं जाना चाहती थी। तांत्रिक कहता है कि अगर तुमने पूजा बीच में ही छोड़ दी तो इसी महीने तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाएगी। अब मौत की खबर सुनकर सुमन घबरा जाती है। वो तांत्रिक को कहती है कि ठीक है, मैं पूजा करने के लिए आ तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर बैठकर ही पूजा करवानी होगी। तांत्रिक कहता है ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। सुमन तांत्रिक के घर जाती है। तांत्रिक फिर से वैसे ही करता है। एक दो दिन तो वो दूर से बैठकर ही तंत्र मंत्र पढ़ता है, लेकिन फिर तीसरे दिन वो धीरे धीरे सुमन के पास जाने लगता है। सुमन बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे पास क्यों बैठ रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था पूजा दूर बैठकर करनी होगी। तो तांत्रिक कहता है कि अगर दूर बैठकर पूजा करूँगा तो तुम्हें ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और वो ऐसा कहकर फिर से सुमन को दबोच लेता है। अब सुमन परेशान हो चुकी थी। अगर वो तांत्रिक से पीछा छुड़ाने की बात करती तो तांत्रिक उसको बार बार फ़ोन करता, और अगर वो उसकी बात मानकर उसके पास पूजा के लिए बैठती तो तांत्रिक उसके साथ छेड़खानी करता था। हार कर एक दिन सुमन ने अपनी सारी आपबीती अपने पति राजा विश्वकर्मा को बता दी। पहले तो राजा सुमन पर ही गुस्सा निकाल देता है। वो उसको कहता है कि तुम मुझसे पूछे बिना वहाँ पर जाती ही क्यों रही। घर में रोज़ रोज़ क्लेश होने लगे थे, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा होता। राजा विश्वकर्मा की बेटी और एक 17 साल का एक नाबालिग बेटा भी है। वो भी अपने माता पिता को अब रोज़ ही लड़ते झगड़ते देखते। तो एक दिन बेटा अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या बात है। तो माँ उसको सारी बात बता देती है। रोज़ ही घर में क्लेश होने लगा था। परिवार वाले इस क्लेश को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए सारे परिवार वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं कि तांत्रिक की हत्या ही कर दी जाए, तांत्रिक को जान से ही मार दिया जाए। इससे राजा विश्वकर्मा जो है वो इसलिए अपने एक दोस्त को भी अपने साथ मिला लेता है। प्लान पूरा तैयार था। तांत्रिक की हत्या की पूरी योजना बना ली गई थी। 19 जुलाई की शाम को सुमन का पति राजा तांत्रिक हलधर के घर जाता है और वो उससे कहता है कि हम परिवार समेत नेपाल के मंदिर में जा रहे हैं, आप भी चलिए। तांत्रिक पहले तो राजा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो राजा को पहले कभी नहीं मिला था। तो राजा उसको बताता है कि उसकी पत्नी तांत्रिक के पास काफ़ी देर से अपना इलाज करवाने के लिए आती है। राजा जब सुमन के बारे में तांत्रिक को बताता है
तो तांत्रिक उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले तांत्रिक अपने भाई कमलेश को बताकर जाता है कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। 20 जुलाई शाम की बात है। राजा अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने एक दोस्त के साथ तांत्रिक के घर में पहुँचता है। तांत्रिक जब सुमन को देखता है तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। राजा अपनी पत्नी को अगर साथ नहीं लाता तो तांत्रिक शायद उन लोगों के साथ कभी भी नहीं जाता, क्योंकि सुमन को तो वो पहले से ही जानता था। उसको लगता है कि सुमन के साथ जाने से उसका फ़ायदा हो सकता है। रास्ते में वो सुमन को अपनी बातों में लगा लेगा और इस तरह वो सुमन के और भी करीब आ जाएगा। राजा का बेटा भी उसके साथ था। वो कार को ड्राइव कर रहा था। आगे वाली सीट पर तांत्रिक बैठा हुआ था। पीछे वाली सीट पर राजा और उसका दोस्त आशीष बैठे हुए थे। ये लोग जो है कार से नेपाल के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाते हैं और उसके बाद जैसे ही कार सुनसान रास्ते पर पहुंचती है तो राजा ने पीछे से तांत्रिक के गले पर चाकू से वार कर दिया। उसके बाद राजा और आशीष ने रस्सी से तांत्रिक का गला दबाया और राजा तांत्रिक पर अनगिनत चाकू से वार करने लगा। थोड़ी ही देर में तांत्रिक जो है वो मर जाता है। जब दोनों को यकीन हो जाता है कि तांत्रिक मर चुका है तो वो उसे जुनेद नदी के पुल के ऊपर से नहर में फेंक देते हैं। उसके बाद वो कार को नहर के पास लगाते हैं, कार को अच्छी तरह से धोते हैं, वहाँ पर नहाते हैं। अपने कपड़े जिन पर खून लगा हुआ था वो कपड़े भी नहर में फेंक देते हैं और दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। कार की सीटों को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। सीटों पर भी खून के दाग लगे हुए थे। कार को वो अच्छी तरह से वॉश करते हैं। तांत्रिक का जो मोबाइल है उसको स्विच ऑफ करके वो लोग नहर में फेंक देते हैं और उसके बाद वो लोग घर वापस चले जाते हैं। उधर पुलिस वाले भी अपने बिहाफ पर इस केस की तहकीकात कर रहे थे। पुलिस वालों ने आरोपियों के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक कर ली थी। एक दिन उसमें राजा विश्वकर्मा की कार जाती हुई दिखाई देती है। पुलिस वाले उस कैमरे को चेक करते हैं। जिस दिशा में कार जाती है उस रास्ते पर लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को चेक करते हुए वो पुलिस वाले उसी ढाबे पर पहुंच जाते हैं जहां पर परिवार ने 20 जुलाई की रात को खाना खाया था। अब ये बात तो साबित हो चुकी थी कि तांत्रिक परिवार के साथ ही गया था, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से कहां गायब हो गया। अब शक के आधार पर पुलिस वाले राजा, उसकी पत्नी और राजा के दोस्त को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो लोग तांत्रिक की हत्या की बात कबूल कर लेते हैं। राजा के बेटे को, जो कि नाबालिग होता है, उसको भी पकड़ लिया जाता है और उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। राजा की निशानदेही पर पुलिस वाले उस पुल पर पहुंचते हैं जहां से कि उन्होंने तांत्रिक की लाश को नदी में फेंका था। लाश को बरामद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आजकल क्योंकि बरसात का मौसम है, नहरों में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। पानी के तेज़ बहाव के कारण लाश बहकर न जाने कहां से कहां तक पहुंच चुकी होती है, इसलिए पुलिस वालों को लाश नहीं मिल पाती और पुलिस वाले चार्जशीट दाखिल करते हैं। राजा, उसकी पत्नी, उसके दोस्त, उसकी बेटी और उसके बेटे को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। पुलिस वाले कोर्ट में केस दाखिल कर देते हैं। फ़िलहाल दोस्तों ये सारा मामला विचाराधीन है। जैसे ही इस मामले में कोई ताज़ा अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।